इस बार के चुनाव में सबकी नज़र बेगूसराय सीट पर थी, जहां से कन्हैया कुमार उम्मीदवार थे। लेकिन इस चुनाव में जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक उनकी हार हो रही है। कन्हैया कहां पे कमी रह गई? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को लोकतंत्र के इस महापर्व की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। और जो उम्मीदवार जीते हैं उनको भी बधाई, जो हारे हैं उनको भी बधाई, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता से नहीं विपक्ष से भी चलता है। कोई हारा है तभी कोई जीता है। तो इस लोकतंत्र के पहिए में दोनों पहिया बहुत महत्वपूर्ण है, पक्ष भी और विपक्ष भी। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत हार का सवाल है, संख्या बल के हिसाब से मुझे कम नंबर आया है, ये बात ठीक है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस चुनाव में मुझ जैसे व्यक्ति के लिए या हम जिस दल से चुनाव लड़ रहे हैं उसके पास खोने के लिए कुछ था। जो परिणाम इस बार आ रहा है कमोबेश वो 2014 का ही पुनरावृत्ति है, उसी का रिपीटेशन है। ऐसा नहीं है कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र हम 2014 में जीत गए थे और 2019 में हार गए हैं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी 2014 में भी जीती थी, 2019 में भी जीत रही है। तो सीधे तौर पे हम नहीं समझते हैं कि इस चुनाव में हमारे पास खोने के लिए कुछ था। जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिला, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी मशीनरी जिसको कहते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा फंड हो, सबसे बड़ा ऑफिस हो, कई सारे तरह के लोगों का समर्थन प्राप्त हो, उस तरह के धन बल और बाहुबल की ताकत के सामने हम चुनाव लड़ पाए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और ये लोकतंत्र के लिए एक संदेशा है कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला का बच्चा भी चुनाव लड़ सकता है। इसीलिए मैं इस चुनाव को हार के तौर पे नहीं देखता हूँ। हाँ, मैं यह ज़रूर समझता हूँ कि देश की जनता ने एक जनादेश दिया है भाजपा के पक्ष में, उसका हम सम्मान करते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि नई सरकार जो आएगी वो इस बार जुमलेबाजी नहीं करेगी और लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आप मोदी के आलोचक रहे हैं और शायद यही आपकी एक तरह से कहें तो यूएसपी भी है, लोग आपको पसंद भी करते हैं और आप खुले तौर से कई मन से नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बतौर व्यक्ति मैं नरेंद्र मोदी का आलोचक नहीं हूँ। मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति की आलोचना करूँ। मुझे मतलब है इस देश के लोकतंत्र से, मुझे मतलब है इस देश के संविधान से, और मुझे मतलब है इस देश में प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा और प्रतिष्ठा है उससे। उस पर कोई भी बैठा हो, बतौर नागरिक उससे सवाल पूछना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उसी लोकतांत्रिक अधिकार का हम इस्तेमाल करते हैं और डेमोक्रेसी के सेफ गार्ड की तरह आप समझ लीजिए। हम तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहें, क्योंकि हमारे लिए लोकतांत्रिक मूल्य सबसे ज़रूरी है और उस लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करने के लिए हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते थे। अब लोगों ने मुझे एंटी मोदी ब्रांड किया हो, लेकिन मैं अपने आप को प्रो कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति मानता हूँ। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। बात सिर्फ बेगूसराय सीट की थी, लेकिन बीजेपी के कई नेता पूरे देश में ये कहते हुए नजर आए कि भाई ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, इनको जीतने नहीं देना है। क्या लगता है इसका नुकसान भी हुआ आपको? कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में परसेप्शन पैदा करने की बात थी उसका नुकसान हुआ आपको? देखिए, ये तो एक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। आज के देश में जो समस्या है देश की, जो प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स का, कि परसेप्शन को ही रियलिटी मान लिया गया है। हम जब आतंकवादी नहीं हैं तब जो है हमको बार बार ये आतंकवादी कहते हैं। जिस दिन हम आतंकवादी बन जाते तब ये हमारे साथ समझौता कर लेते, तब ये हमको टिकट दे देते, तब ये अपनी पार्टी में हमको शामिल करा लेते, तब ये हमको मंत्री बना देते। तो ये परसेप्शन खरा जरूर किया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। बबूल के पेड़ के सामने खड़ा होकर के हम कितनी बार कह लेंगे ये आम है, बबूल आम नहीं हो जाएगा। ये कहते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बात से खासा फ़र्क मुझे पड़ता है और आने वाले वक्त में लोगों को भी नहीं पड़ेगा। लोगों को भी इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि उनको नौकरी क्यों नहीं मिली, उनकी सड़कें अच्छे क्यों नहीं हैं, उनके घर में जो शौचालय बना वो ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है, वो उसका पाइप क्यों जाम हो गया है, लोगों के खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं पहुँचे, क्यों इस देश में जो है जाति और धर्म के नाम पे लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, पढ़ने लिखने के बावजूद आपकी योग्यता के हिसाब से आपको काम नहीं मिल रहा है। ये मुद्दे ही महत्वपूर्ण होंगे। और इस तरीके का जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग या तमाम तरीके की वो बहस जिससे आम जनता का कोई सरोकार नहीं है, ये बहस वक्त के साथ समाप्त हो जाएंगे। और समय समय की बात होती है, एक बड़ा मशहूर कहावत है कि जब बाढ़ आती है तो मछली चींटी खाता है,
और जब सुखाड़ आती है तो चींटी मछली खाता है। वक्त वक्त की बात है। हम अभी उम्र में मैं समझता हूँ कि मैं सचमुच युवा हूँ। प्रधानमंत्री झूठा क्लेम करते हैं कि वो युवा हैं, हम सचमुच युवा हैं और हमारे पास काफ़ी लंबा वक्त है समाज के लिए, देश के लिए काम करने का, और ये काम हम करते रहेंगे, परिणाम कुछ भी हो। चूँकि आप सक्रिय राजनीति में आप हैं, आपने पहली बार एमपी का चुनाव लड़ा बेगूसराय से, क्या ये राजनीति में जो कदम रखा है इसके बाद भी कायम रहेगा? इस नतीजे के बाद भी आप राजनीति में कायम रहेंगे, आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे? देखिए, हम आदमी सक्रिय हैं तो राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, समाज में भी सक्रिय रहते हैं, पढ़ाई में भी सक्रिय रहते हैं, अपने जीवन से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों में भी सक्रिय रहते हैं। हम आदमी सक्रिय हैं। अगर हम आदमी सक्रिय हैं, जिंदा हैं, अगर आप जिंदा हैं तब आप महसूस करेंगे, आपके भीतर संवेदना होगी। अगर आपके बगल में कोई भूख से तड़प कर मर रहा है तो आपको वेदना होगी और आपके मन में सवाल पैदा होगा कि भूखमरी खत्म क्यों नहीं हो रही है। अगर किसी इंसान को उसके जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, अगर आप जिंदा हैं तो आपको बुरा लगेगा और आप उसके पक्ष में खड़े होंगे। अगर किसी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो आप खड़े होंगे। हम पहले भी सक्रिय थे, आज भी सक्रिय हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सक्रिय रहेंगे, इतनी बात मुझे पता है। चलिए, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। नई सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, इस नई सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, नई सरकार से हम कोई अलग से उम्मीद नहीं करते हैं। पिछली सरकार से भी हमने वही मांगा जो उस सरकार ने चुनाव लड़ते वक्त वादा किया था। हम नहीं बोले थे कि हमारे खाते में 15 लाख पहुंचा दीजिए, ये स्वयं प्रधानमंत्री बोले थे। हम नहीं बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए, ये स्वयं प्रधानमंत्री बोले थे। अच्छा दिन आएगा, सबका साथ सबका विकास होगा और लोगों के को जो है धर्म के आधार पर नहीं मारा जाएगा, जात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा था। और यही सारे सवाल हम पूछ रहे थे। फिर प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं और जो वादा करके आए हैं वही सवाल हम उनसे दोबारा दोहराएंगे कि आपने कहा है कि सबको घर मिलेगा तो कब मिलेगा? आयुष्मान भारत के हिसाब से सबको मुफ्त इलाज मिलेगा तो कब मिलेगा? नौजवानों को उनके स्किल के हिसाब से नौकरी मिलेगी तो कब मिलेगी? यही सवाल हम दोहराएंगे। नई सरकार को बधाई, देश को बधाई कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ने अपना सबसे बड़ा महापर्व कंप्लीट किया है। पूरे देश को बधाई। ठीक है, जाते जाते आपके ऑफिस दफ्तर के बाहर में कुछ विवाद हुआ था, थोड़ी पत्थरबाजी हुई थी, क्या जानकारी आपको मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जीत के जश्न में मिठाई खाना चाहिए, लेकिन ये जो बीजेपी के समर्थक हैं पता नहीं पत्थर खाते हैं पत्थर हाथ में लेकर के क्यों घूम रहे हैं? लड्डू लेके घूमना चाहिए, विपक्षी को भी लड्डू खिलाना चाहिए। लोकतंत्र सहमति और असहमति की चीज होती है। आपसे हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर पे पत्थर फेंक देंगे। आपसे हमारे विचार में विरोधाभास हो सकता है, मतभेद हो सकता है, उसको मनभेद नहीं बनाएंगे कि आप कहीं अगर जा रहे हो तो जो आपको धक्का मार दें पीछे से। ये सब प्रवृत्ति, ये जो नफरत है, इस बात से ही मुझे दिक्कत है। आप जीते हैं, आप खुशी मनाइए, जश्न मनाइए, मिठाई बांटिए, दूसरे विपक्षी दल के ऑफिस पे जाकर के पत्थर फेंक दीजिए। ये तो जीत का जश्न नहीं है, ये एक तरीके की विकृत मानसिकता है और यही विकृत मानसिकता, यही नफरतवादी राजनीति इस देश समाज को, इस लोकतंत्र को तोड़ रहा है। असल टुकड़ा टुकड़ा गैंग के लोग ये सब हैं। इनसे हमको देश को बचाने की ज़रूरत है। वो पत्थर फेंक के चले गए, हम पुलिस बुला लिए, बाकी पुलिस अपना काम करेगी और इस संबंध में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। बस यही अपील करना है, देश ने आपको वोट दिया है, बेगूसराय के लोगों ने भी आपको वोट दिया है, तो उनके बारे में सोचिए। हॉस्पिटल अच्छा कैसे हो, सड़क अच्छी कैसे बने, स्कूल अच्छा कैसे बने, इन सवालों पे सोचिए। विपक्षी जो हारा है, ऑलरेडी जनता ने उसको वोट नहीं दिया है, उसका मान मर्दन करके, उसको अपमानित करके, उसके घर पे पत्थर फेंक करके, उसके ऑफिस पे पत्थर फेंक करके आप क्या हासिल कर लेंगे? तो ये जो राजनीति है ध्रुवीकरण की, नफरत के आधार पे, उसके खिलाफ हैं और ये उसी का नतीजा है कि जीतने के बावजूद लोग हार करके बौखलाते हैं, वो जीत करके बौखला गए हैं। बौखला गए हैं कि पगला गए हैं, पता नहीं क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे कन्हैया कुमार। साफ तौर पे यहाँ पे लड़ाई जो थी काफ़ी अहम थी, बीजेपी के लिए भी अहम थी, कन्हैया कुमार के लिए अहम थी। कुल मिलाकर लड़ाई में तो ये साफ हो गया कि कन्हैया कुमार को यहाँ पे जो जनता है, कुछ लोगों ने पसंद किया, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने नापसंद किया और उसके बाद से उन्हें हार देखने को मिला। लेकिन कन्हैया कुमार का साफ तौर पे कहना है कि उनके लिए पहले से ही हारने के लिए कुछ भी नहीं था और यही वजह है कि उनका साफ तौर पे कहना है कि वो आगे भी इस राजनीति में सक्रिय रहेंगे और ज़रूरत पड़ा तो चुनाव भी लड़ेंगे। कैमरामैन संजय कुमार के साथ मुनीश पांडे, बेगूसराय, आज तक।